हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, न्यू ईयर का वेट कर रहे होंगे। न्यू ईयर पे पार्टी करनी है, कहीं घूमने जाना है। मेरे साथ शेयर करना क्या प्लान है आपके। और बस हम सभी मज़े में ही हैं। आजकल हम सभी हमारे खाने को थोड़ा सा हेल्दी टच देने की कोशिश करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए, थोड़ा सा क्विक हो जाए। तो ये दोनों ही काम आप कर सकते हो। वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करके वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट कर लें, फिर उनका पाउडर बना लें, तो फिर एकदम से क्विकली उनको किसी भी तरह यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीट रूट मैं ये करती हूँ, तो बीट रूट का पाउडर मतलब पहले उसको सुखा लें, फिर उसका पाउडर बना लें। तो ये जो पाउडर होता है ना, जब आप पराठे के लिए आटा लगा रहे हो, थोड़ा उसमें डाल दें, किसी भी राइस की रेसिपी में डाल दें, सूप में डाल दें या सब्ज़ी में डाल दें, तो कलर तो ऑटोमेटिकली अपने आप इन्हांस हो ही जाता है। और न्यूट्रिशनल बेनिफिट जो होते हैं बीट रूट ऐसे तो कोई खाना पसंद नहीं करता, तो इस तरह खिलाई जा सकती है। और एक तरीका है सब्जियों को स्टोर करने का डिहाइड्रेट करके, जो कई सालों से चलता आ रहा है। और आप इसी तरह और भी बहुत सारी सब्जियों को डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो धूप में आपको सुखाना होता है और उसके बाद बस सब्जियां रेडी हो जाती हैं। बट ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ धूप उतनी अच्छी नहीं मिलती, पर धूप मिलती तो है। बट आजकल फ्लैट्स वगैरह ऐसे होते हैं कि धूप उस तरह नहीं मिलती, लाइक आपको आंगन छत नहीं मिलता है, फ्लैट में उतनी अच्छी धूप आती नहीं कि आप चीज़ें सुखा सको। या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती हो या बारिश गिरती हो, तब आप ये कैसे करेंगे? पॉसिबल है एक स्मार्ट मशीन के साथ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है अगारो रीगल फूड डिहाइड्रेटर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फूड को डिहाइड्रेट करता है। जो काम आप कई दिन सूरज की धूप में सब्जियों को रखकर करते हो, वो ये काम इजीली काफी कम समय में कर देता है। ये एक 250 वॉट डिहाइड्रेटर है और इसके साथ आपको 5 स्टैकेबल स्टेनलेस स्टील ट्रेज मिलती हैं। ये ट्रेज स्टेनलेस स्टील और एक्रेलिक के कॉम्बिनेशन से बनी है। ये बीच का हिस्सा जो उठा हुआ है, ये एक्रेलिक का है। ये थोड़ा सा उठा हुआ इसलिए है जिससे कि स्टैक किया जा सके इसको इजीली। और ये ट्रेज है ना, डिश वॉशर फ्रेंडली है और हाथ से तो हाँ आप इनको धो ही सकते हो। ये है इस डिहाइड्रेटर का बेस। इस बेस पर सेंटर में एक फैन दिया गया है और इसलिए इसे आप सिर्फ गीले या सूखे कपड़े से क्लीन करें, पानी से नहीं धोना है इसे। और क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ 250 वॉट्स का है, तो अगर आप इसको ओवरनाइट भी यूज करते हो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज विल नॉट बी अ कंसर्न। इसमें आपको 360 डिग्री हॉट एयर सर्कुलेशन सिस्टम मिलता है फॉर फास्ट एंड इवन ड्राइंग। इन ट्रेज को आप दो तरीकों से स्टैक कर सकते हो, जिससे आप डिफरेंट फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एट वंस ड्राई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको दो ट्रेज के बीच में 1.5 सेंटीमीटर का क्लियरेंस मिलता है और दूसरे मेथड में दो ट्रेज के बीच का क्लियरेंस यानी स्पेस हो जाता है 2.8 सेंटीमीटर। तो जो फूड आपको डिहाइड्रेट करना है वो कितना थिक है, उसे ध्यान में रखकर आप दोनों में से कोई एक मेथड चुन सकते हो। ये है इसका कंट्रोल पैनल। इस पर ऑलरेडी हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट के लिए टेम्परेचर रेंज सजेस्ट की गई है, आप इनको रेफर कर सकते हो। ये है टाइम एंड टेम्परेचर बटन, जिसे एक बार प्रेस करने से 10 का टाइमर यहाँ आएगा और आप प्लस या माइनस बटन की हेल्प से इसको प्लस या माइनस यानी कम या ज़्यादा कर सकते हो। 30 मिनट से 48 आवर्स तक आप इसे रख सकते हो। ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाए तब इसी से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर यह है फैन मोड। इस पर केवल फैन चलेगा, हीटिंग नहीं होगी। तो जो भी आप सेटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको 5 बीप साउंड सुनाई देगी। इस बटन को प्रेस करके आप प्रोसेस बीच में ही स्टॉप भी कर सकते हो किसी भी टाइम। और इसके साथ आपको एक बुकलेट भी मिलेगी जिसमें मेंशन है कि किस टाइप के खाने को आपको किस सेटिंग पर और किस टेम्परेचर पर प्रोसेस करना है, कितनी देर के लिए। साथ में मिलेगा आपको एक यूजर मैनुअल और इस तरह का पावर कॉर्ड। चलिए अब इसमें जो फूड है उसको डिहाइड्रेट करने का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं जो बीट रूट है इसको डिहाइड्रेशन के लिए लगा रही हूँ। या तो आप बीट रूट को पतले स्लाइसेस में काट लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए और इसके बाद इसको ट्रे पे थोड़ा सा इवनली फैला दीजिए, जिससे कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, इनके बीच अच्छे से गैप रहेगा तो अच्छे से डिहाइड्रेट होंगे। और एक ट्रे पे मैंने बीट रूट लगा दिए हैं और बाकी ट्रेस पे भी मैंने और दूसरी सब्जियां काट करके लगा दी हैं। और अब टेम्परेचर एंड टाइम मैं सेट कर लूंगी। ये डिहाइड्रेटेड खाने से एक्स्ट्रा वाटर निकाल देता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर नेचुरल जूसेस, टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे सन ड्राइंग का प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस मेथड से खाने
हैं कि 97% विटामिन्स एंड मिनरल्स रिटेन रहते हैं। बीच बीच में फूड को चेक कर लें और जब ये क्रिस्पी हो जाए यानी ये अच्छे से डिहाइड्रेट हो चुके हैं, अब इस डिहाइड्रेटेड फूड को आप ऐसे ही स्टोर कर लें या पाउडर बनाकर स्टोर कर लें। तो आजकल के मॉडर्न किचन सेटअप में इस तरह का डिहाइड्रेटर एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मशीन हो सकती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस डिहाइड्रेटर को परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लिंक पर क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, प्राइस जान सकते हो और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे व्लॉग की तरफ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। इसमें धीरे धीरे गाते हैं तो नहीं सुनाते। मेरा आपकी कृपा से भाई निखिल वर्मा। अच्छा तो क्या नाम है? एक लड़का और एक लड़की है, स्पॉटिफाई में आता है। मेरा आपकी कृपा से। सर्दियों में ना तरह तरह के लड्डू हम सभी के घरों में बनते हैं। आज एक ऐसे मज़ेदार लड्डू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो टेस्टी तो देखो है ही गारंटीड, लेकिन ये जो सर्दियों में थोड़ा थोड़ा मसल्स में हड्डियों में दर्द होता है ना, कमर में दर्द होता है, थोड़ी जकड़न सी रहती है, वो सब के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। तो मैंने थोड़ी सी सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर को पाउडर कर लिया है। मैं फ्रेशली ही उसको पाउडर करती हूँ, इसका एक अच्छा फिर टेस्ट आता है, फ्रेशनेस फील होती है। साथ ही गुड़ को थोड़ा सा माइक्रोवेव करके चॉप कर लिया है और छान लिया था मैंने सौंठ को, तो जो मोटे मोटे चंक्स रह गए वो मैं चाय पत्ती में मिला देती हूँ। चाय पत्ती का जो मसाला बनता है ना, चाय मसाला, उसमें भी सौंठ तो डलती ही है, तो ये अच्छा टेस्ट देता है फिर इसमें। और जो पाउडर है वो मैं उतना ही कूटती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, बिकॉज़ एज आई सेड फ्रेश ही ज़्यादा बेहतर लगता है टेस्ट में। और इसके बाद चलिए बनाना शुरू करते हैं। बड़े ही मज़ेदार ये लड्डू हैं, बनाकर आप देखना, टेस्टी तो हैं ही, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। तो लड्डू हैं तो घी में ही बनाना, घी में अच्छे रहते हैं और घी में ना इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भर के आते हैं। मैंने यहाँ पे गोंद ले ली है, एडिबल गम है ये। 2 तरह की गोंद आती हैं, आपको गोंद लेनी है, गोंद कतीरा नहीं लेना है। तो ये मैंने डी मार्ट से ख़रीदा था, वैसे अभी इजीली हर जगह अवेलेबल है। तो घी ज़रा सा गर्म हो जाए तो गोंद को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ फुलाना है अच्छी तरह से। आपको लगे फूल गई है सारी, फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा अलट पलट करते रहना, अंदर तक ये सिक जानी चाहिए। तो ये एकदम लाइट हो जाती है, पूरी पफ्ड अप हो जाती है। और घी में भुनी हुई गोंद बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल, क्या बोलते हैं उसे, फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। तो जो गोंद के पीछे थोड़ा घी बचा था उसी में मैंने ये 3-4 टेबलस्पून जैसा आटा मिला दिया है, गेहूं का आटा है ये। मुझे लगा था घी शायद इनफ पड़ेगा, पर इनफ तो पड़ा ही नहीं, तो मैंने फिर थोड़ा सा और घी मिला लिया। आप देखें ये इस तरह का हो जाना चाहिए, बिल्कुल सूखा सूखा आटा जैसा मत बनाना। अच्छी तरह बिल्कुल ही स्लो आंच पर इसको थॉरली भूनना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, मीठी मीठी सी खुशबू आने लगेगी तब तक। आटे की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, इनफैक्ट सबसे कम रखी है सारे इंग्रेडिएंट्स में। आप ये क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, पर ये बादाम और गोंद के लड्डू बन रहे हैं तो आटा सिर्फ थोड़ा सा बाइंडिंग के हिसाब से मैंने डाला है, ज़्यादा मैं आटा नहीं यूज़ कर रही हूँ।
पिन्नियाँ बनती हैं सेम, ऑलमोस्ट सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तो नहीं, उसमें आटे की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, वो भी शायद मैं आगे बनाऊँगी। फ़िलहाल मैंने थोड़े से काजू बादाम भी घी में ही रोस्ट कर लिए हैं। अच्छी तरह से फूली हुई गोंद होती है ना, वो ग्लास कटोरी के बैग से भी अच्छी तरह प्रेस हो जाती है। इसको मिक्सी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लिया है। थोड़ा सा इसमें दरदरापन सा रहता है तो ये अच्छी ही लगती है। ये देखें मैंने सारी ही प्रेस कर ली है बट पोटैटो मैशर से। तो ये हो गई है रेडी, सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। तो अब सब चीज़ों को असेंबल करना है। तो मैंने लिया है घी। जब भी आप इस तरह की कोई ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बनाते हैं उसमें घी तो जाता ही है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, घी की क्वांटिटी आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर घी में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा ऐड किया है सौंठ का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर होता है ना, दखनी मिर्च कहते हैं उसे, वो हो तो वो भी ऐड करना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है सर्दियों के लड्डुओं में। और ऐड किया है मैंने कोकोनट। ध्यान दीजिएगा कि जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना मार्केट में, वो पाउडर सा, वो नहीं मिलाना है आपको। जो गोलागिरी होती है, सूखा नारियल जो होता है, उसको ग्रेट करके या बारीक चॉप करके वो मिलाना, क्योंकि उसमें है ना नेचुरल ऑयल होता है। डेसिकेटेड कोकोनट में उतना कुछ ऑयल नहीं होता, और कोकोनट का ऑयल बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए भी। एंड ये है ना थोड़ा ऐसा दिमाग को तरावट देता है, ऐसा भी कहते हैं। मेरी दादी और दादाजी ऐसे बोलते थे, और वो कई सारी रेसिपीज़ में इसको अलग तरह से यूज़ करते थे। शायद आपके यहाँ कभी बनता हो। पूरे कोकोनट को भर दिया जाता है इसी तरह हेल्थ वर्धक इंग्रेडिएंट के साथ, फिर उसके स्लाइसेस निकाल निकाल के दादी दूध के साथ देती थी। आपके यहाँ ये बनता था तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने थोड़े से किशमिश भी ऐड कर दिए थे, बहुत नहीं भूनना, हल्के हल्के फूलते से नज़र आएंगे किशमिश, बस इतना ही भूनना है। और इसके बाद फिर इसके अंदर जो जो गुड़ काट करके रखा हुआ था, ये मैं ऐड कर रही हूँ। गुड़ भी आप अपने हिसाब से देख लेना, थोड़ा कम ज़्यादा डालने से जैसा आपका टेस्ट हो चलेगा। एंड ये जो नट्स हैं ये ऑलरेडी टोस्ट ही थे, रोस्टेड ही थे, तो इसको मैं अलग से और नहीं भून रही हूँ। तो आटा वाला जो कढ़ाई था उसमें मैंने ये मिला दिया। आपको लगे कि इन्हें और भूनना है तो फिर जहाँ हम नारियल भून रहे थे ना, उसी कढ़ाई में गुड़ डालने से पहले थोड़ा और भून लेना। मैंने काजू बादाम पहले से ही फ्राई कर रखे थे, तो इनको अधकचरा सा क्रश कर लिया है, और इनको फिर मैं और नहीं अब भून रही हूँ। तो जो आटा था वो ठंडा हो चुका था, इसी में मैंने ये सारी चीज़ें मिला दी हैं। और इसके बाद क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है ना वो थोड़ी सी छोटी है, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। और ये जो आटा है ना, ये क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में है, तो इसको बहुत अच्छी तरह आपको पहले मिक्स कर लेना है। 2-4 मिनट मुझे भी लगे थे इसको अच्छी तरह की गोंद और आटा सारे नट्स को कोट कर ले, इतनी अच्छी तरह से इसे आप मिक्स कर लेना। उसके बाद गुड़ में मिलाना, तो सब कुछ यूनिफॉर्मली अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी होंगी, तो लड्डू अच्छे बनेंगे। इसके बाद ये देखिएगा गुड़ भी जस्ट पिघला है, इसमें कोई चाशनी या ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना, जस्ट पिघल जाए तो गैस बंद कर देना। और इसके बाद फिर जो आटे और नट्स का मिक्सचर है उसमें मिला देना। अगर आप गुड़ थोड़ा ज़्यादा कुक कर लेते हो तो हो सकता है लड्डू हार्ड बनेंगे, इसलिए सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। तो मेरा तो बिल्कुल सही मिक्स बन गया था, आराम से इसके लड्डू बन रहे थे। अगर आपको लगता है कि लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी पिघला करके ऐड कर सकते हो। वैसे अगर आपने जैसे मैंने क्वांटिटीज़ ली हैं ऐसे लिए हैं तो आराम से लड्डू बन जाएंगे। एंड क्या डिलीशियस लड्डू बनते हैं। ये मैंने मम्मी के घर भी भिजवाए थे, और ये है ना थोड़ा सा गर्म दूध के साथ रात में या सुबह सुबह बड़े ही अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए। तो सर्दियों में कुछ ना कुछ इस तरह का बना करके कंज्यूम करते रहिए। सर्दियों में इम्यूनिटी बिल्ड होती है जो पूरे साल फिर काम आती है। So, Sunday evening, and we all are watching Amit Syal Sahab in Tikadam. Beautiful movie.
और मेरे पास थोड़े से ये वाले बीन्स रखे हुए थे, तो मैं इनको बस चॉप करके खाना बनाऊंगी। इन बीन्स को आप क्या कहते हो मुझे बताना। इनका टेस्ट थोड़ा सा सेम जैसा है, बट ये देखने में फ्रेंच बीन्स जैसी हैं, गोल गोल सी। पता नहीं से क्या कहते हैं, सेम जैसे दिखने वाले हैं। हमारे यहाँ पे वालोर, पापड़ी ऐसी बीन्स मिलती हैं जो सेम की तरह, जो सेम बीन्स होती है ना, सेम की फलियाँ, उसकी तरह फ्लैशी नहीं होती, एकदम पतले पतले सिकुड़े से उसके छिलके होते हैं। तो ये वाली मिल जाती है, इसका टेस्ट एकदम सेम जैसा अच्छा लगता है। मुझे सेम की फलियाँ अच्छी लगती हैं, बट ये फिंगर जैसी हैं। तो मुझे बताना इनको आप क्या कहते हो। मुझे इनका नाम कतई नहीं पता, बट हाँ मैं पहले कभी लाई थी, बनाया था तो सेम जैसा टेस्ट आया था। तो जब भी मुझे मन करता है आलू सेम की बीन्स खाने का, तो मैं ये ले आती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने सिंपल सी छौंक दी। इसके साथ बनाऊँगी आज लौकी का रायता। और लौकी का रायता बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने सिर्फ लौकी को काट करके बॉईल कर लिया था, बॉईल भी नहीं किया था, सिर्फ उतना पानी मैंने ऐड करा जितना मुझे ज़रूरी हो, इसका पानी फेंकना ना पड़े। थोड़ा सा नमक डाल लिया था, 3-4 सीटियाँ लगा लीजिएगा, मैश कर लीजिएगा। फिर दही के अंदर काला नमक मैंने मिलाया और पिसा हुआ लौकी मिला दिया, एंड देन हींग, ज़ीरा और लाल मिर्च का तड़का मैंने लगा दिया। इतना डिलीशियस ये लगता है ना लौकी का रायता। वैसे इसमें ना लहसुन का तड़का भी लगता है, पर वो मेरे पति देव को बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता। मतलब मेरी मम्मी लगाती थी तो मुझे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये नहीं खाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मैंने बिना लहसुन का बना दिया है। ये हींग जीरा के छौंके में भी मस्त लगता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आलू का, गाजर का, लौकी का रायता, जो बूंदी का रायता वगैरह होता है ना, उससे ज़्यादा मुझे ये रायते पसंद है। खीरे का रायता भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। एंड यस, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो बथुए का रायता, हाउ कैन आई फॉरगेट, बथुए का रायता भी माइंड ब्लोइंग बनता है। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैंने बनाई है कॉफ़ी। आज मतलब थोड़ी सर्दी में ना कॉफ़ी पीने का पता नहीं क्यों मन कर रहा था। 2-3 दिन से हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। और ये है, इट इज़ विंकीज़ वनीला केक फिंगर्स। ये हस्बैंड को ब्लिंकिट पे मिला था, तो एक पैकेट पहले आया था तो वो यूज़ हो गया, अच्छा लगा। थोड़े से स्वीट मुझे ज़्यादा लगे, बट कॉफ़ी के साथ अच्छे लगते हैं। लो शानू। और कुछ 6-7 दिन पहले नेटफ्लिक्स वापस से रिचार्ज कराया है मैंने। और आपको तो पता ही है, जब 3-4 महीने हो जाते हैं, कुछ अच्छा सा हमारा वहाँ पे एक लॉट इकट्ठा हो जाता है कि हाँ ये देखना, ये देखना, ये देखना। उसके बाद फिर हम लोग नेटफ्लिक्स रिचार्ज कराते हैं 1 महीने के लिए, और देखने के लिए 5-6 चीज़ें ही होती हैं, 6, 7, 8, 10 भी हो जाती है कभी कभी। और वो देख करके महीने भर में वसूल हो जाता है, तो उसके बाद फिर नेटफ्लिक्स बंद हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और फिर सारे ही मतलब एक्सपेंसिव एज सच, इसको अगर इंडिविजुअली नहीं भी सोचे तो इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म है, कुछ कहीं आता है, कुछ कहीं आता है। और हम लोग को तो, जो मेरे देवर हैं शर्मा जी के भाई, उनका सीरियल कहाँ पे आने वाला है, उनका मूवी कहाँ आने वाला है, वो वेब सीरीज़ किधर आएगी, उस हिसाब से हम लोग को सभी थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है। तो अभी जो लास्ट था बादल पे पाँव है, वो वहाँ आ रहा था सोनी लिव पे। तो सोनी लिव एज सच हम लोग ने कभी लिया नहीं था उसका सब्सक्रिप्शन, तो वो लेना पड़ा। तो ऐसे चलता रहता है। बाय द वे, नेटफ्लिक्स पे जब से हम लोगों ने इसको देखना शुरू किया है ना, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख डाली। एक तो काली काली आँखें, मस्ट वॉच है, देख लेना आप, बहुत सही है। एक सिकंदर का मुकद्दर, हाई होप्स थे पर वो उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अच्छा था लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता था। देन भी वो कौन सी थी, जूलिया रॉबर्ट्स वाली, बहुत अच्छी थी वो वाली मूवी। हाँ, लिविंग वर्ल्ड बिहाइंड। हाँ, लिविंग वर्ल्ड बिहाइंड ऐसा कुछ था, वो भी बहुत अच्छी थी। एक हम लोगों ने देखी लकी भास्कर, वो भी बहुत अमेजिंग है। देन अभी ये आमरन क्या है, ये शुरू किया है अभी, बस यही अभी देखेंगे रात को। तो जो पूरा दिसंबर हम लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करने वाले हैं। और हस्बैंड ने आज छुट्टी ली थी, क्योंकि उनके पास छुट्टी मतलब अवेलेबल थी, पेड लीव एक अवेलेबल थी, और आज ही उनको सर दर्द हो गया। तो उन्होंने खाना खाया, दवाई खाई, सो गए। तो अभी शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ मैं। एंड एक्चुअली जाना था लेंस कार्ड भी, उन लोग का फ़ोन आया था, पर नहीं जा रहे क्योंकि नहीं हो रहा है अभी ऐसा। कल देख लेंगे ऑफिस से आते वक्त, वो उनके रास्ते में ही पड़ता है। और कल इस टाइम पे तो मम्मी पापा मोनू सब थे यहाँ पर, फैमिली डिस्कशन चल रहा था, घोर डिस्कशन चल रहा था ज़ोर शोर से। आज तो वहाँ वो लोग वहाँ है ना, अभी वो तीनों लोग आज सुबह मुंबई के लिए निकल गए हैं।
तो मतलब वही था कि हम लोग भी चले, बट सानवी खुशी दोनों के अभी टेस्ट चल रहे हैं तो हम लोग तो नहीं जा सकते।